तो बिसोनी क्लासेस में मैं अनिल बिसोनी आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। ये हिंदू एडिटोरियल पर आधारित वोकैबुलरी और ग्रामर की क्लास है। तो बिना देरी के मैं पहले वर्ड्स के साथ शुरू कर रहा हूं। इसमें सिनोनिम, एंटोनिम्स, इडियम, फ्रेजेस और कंफ्यूजिंग वर्ड्स भी शामिल किए गए हैं ग्रामर के सेंटेंसेस के सहित। तो पहला वर्ड है ऑब्स्टिपस। ऑब्स्टिपरस का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा नॉइजी हो, जिसको कंट्रोल करना बहुत कठिन हो, ऐसे वातावरण को हम ऑब्स्टिपरस कहते हैं। ऑब्स्टिपरस प्रोटेस्ट इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में आप देखते हैं नेता लोग ऐसी प्रोटेस्ट, इसको कंट्रोल करना बाहर हो आपके, तो उसे हम ऑब्स्टिपरस कहते हैं। नॉइजी एंड डिफिकल्ट टू कंट्रोल। अगले वर्ड की तरफ बढ़े तो अगला वर्ड कहता है ट्रेंचैंट। ट्रेंचैंट का क्या मतलब होता है? तो ट्रेंचैंट जो वर्ड होता है, जिसे कहा ट्रेंचैंट क्रिटिसिज्म, तो बहुत ही तीखा क्रिटिसिज्म। अगर कोई तीखी आलोचना आपकी करता है जो आपको दर्द दे, तकलीफ दे, उस आलोचना को जो फोर्सफुल और शार्प तरीके से की जाए, तो हम ट्रेंचैंट कहते हैं। तो ट्रेंचैंट का सिनोनिम इन चारों ऑप्शंस में से फोर्सफुल एंड शार्प है। माइल्ड माने हल्का होता है, अनक्लियर माने अस्पष्ट होता है, और पोलाइट का मतलब बहुत ही ज्यादा विनम्र होता है। तीसरा वर्ड है तीसरा वर्ड है एंटोनिम। पूछ रहा है ये परफिडियस का। और परफिडियस का मतलब क्या होता है? तो परफिडियस का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा विश्वासघात करने वाला व्यक्ति। वह व्यक्ति जो बहुत विश्वासघाती होता है, अनफेथफुल होता है। अनफेथफुल होता है उसे हम परफिडियस कहते हैं। तो फेथफुल इसका अपोजिट होगा, अपोजिट इसका फेथफुल होगा। ट्रेचरस का मतलब धोखेबाज होता है, ये इसका सिनोनिम होगा। डिसीटफुल भी धोखेबाज होता है, ये भी इसका सिनोनिम होगा, साइनो होगा। और अनरिलायबल भी वही शब्द है। हिडियस, ट्रेचरस, डिसीटफुल और अनरिलायबल, ये सभी एक दूसरे के सिनोनिम है। और फेथफुल इसमें इकलौता वर्ड है जो इसका एंटोनिम है, जो उल्टा है, जो अपोजिट वर्ड। चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। मीनिंग ऑफ इक्विवोकल। इक्विवोकल का मतलब होता है वह शब्द, वह बात जो आपकी समझ में ना आए। आप यूं कह सकते हैं कि आपकी समझ में कुछ और आए और वास्तव में मतलब उसका और हो। यानी वो एक से ज्यादा अर्थ रखने वाला हो और बिल्कुल भी क्लियर ना हो, वो एम्बिगुअस हो। एम्बिगुअस का मतलब होता है द्विअर्थी। जो एक से ज्यादा अर्थ रखने वाला शब्द होता है, मीनिंग होता है, सेंटेंस होता है, उसे हम एम्बिगुअस कहते हैं। सर्टेन का मतलब निश्चित होता है। डायरेक्ट का मतलब सीधा होता है, अटैक करना, डायरेक्ट। ठीक है। एंटोनिम ऑफ ओविएट। ओविएट का मतलब क्या होता है? ओविएट जो हमारा वर्ड है, इसका मतलब होता है रोक देना, समाप्त कर देना। किसी चीज की आवश्यकता है, उसको आपने ओविएटेड, ओविएशन कर दिया है, ओविएट कर दिया है, इसका मतलब आपने उसे एंड कर दिया है, समाप्त कर दिया है। तो इसका एंटोनिम प्रिवेंट तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, एवर्ट भी इसका सिनोनिम होगा, काज इसका एंटोनिम होगा, जिसका मतलब होता है कारण बनना, किसी चीज का कारण बनना, यही इसका एंटोनिम होगा। अवॉइड का मतलब बचना होता है, ये भी ऑब्वियट का सिनोनिम ही है, एंटोनिम नहीं। चूज द करेक्ट वर्ड। अब चलते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स की तरफ जो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं प्रीपोजिशंस के यूज के लिए। तो रेन इन इसमें आएगा। द पॉलिसी फेल्ड टू रेन इन। रेन इन का मतलब होता है लगाम लगाना, लगाम लगाना। और ये गलत है प्रयोग। रेन ओवर का प्रयोग गलत है। रेन अपॉन ये कभी रेन के साथ यूज नहीं होते। रेन का मतलब होता है लगाम लगाना। लगाम, घोड़े की जो लगाम होती है उसे हम रेन के नाम से जानते हैं। तो रेन के साथ हमेशा इन का ही यूज करता है। द पॉलिसी फेल टू रेन इन इन्फ्लेशन। अब चलते हैं अगले सेंटेंस की तरफ, जो कि सेंटेंस है हमारा 7 नंबर। चूज करेक्ट वर्ड। द मूव में ब्लैक फ्लैश। ब्लैकलैश कर सकता है मूव। ट्रिगर, ट्रिकल, ट्रेंच और ट्रांसमिट, मैं सभी आपको सभी वर्ड्स के मीनिंग बताऊंगा। ट्रिगर का मतलब होता है जनरेट करना, उत्पन्न करना। जनरेट करना यानी प्रोडक्ट करना, यानी उत्पन्न करना।
और ट्रिकल का मतलब होता है धीरे धीरे कोई चीज जब बहने लगे, ट्रिकल का मतलब होता है धीरे धीरे बहना, धीरे धीरे बहना। कोई चीज बहती है जब, फ्लो में आती है और बहुत स्लोली फ्लो करती है। ट्रेंच का मतलब खाई खोदना होता है, कहते हैं ट्रेंच को खोद दो, ट्रेंच का मतलब खाई, गड्ढा, खाई खोदना। ट्रांसमिट का मतलब होता है प्रसारित करना, कोई चीज ट्रांसमिट की जा रही है, प्रसारित करना। जब आप ट्रांसमिट करते हैं कोई चीज तो वो ट्रांसमिट करने की चीज को हम प्रसारित करना कहते हैं। चूज द करेक्ट वर्ड। द रिपोर्ट सीरियस फ्लॉज, जो रिपोर्ट है वह फ्लैग कर दी गई है। फ्लैग का मतलब होता है चिन्हित करना, कोई चीज चिन्हित कर दी गई है। फ्लैग लगा दिया, वहां पे झंडा लगा दिया, तो झंडा लगा दिया इसका मतलब आपने उसको चिन्हित कर दिया। मार्क लगाना, चिन्हित करना। फ्लैश का मतलब होता है लाइट या प्रकाश चमकाना, चमका देना, लाइट डालना, प्रकाश डालना। और फ्लैटन का मतलब होता है कोई चीज फ्लैट कर दी, चपटा दी, हवा अंदर की निकाल दी, तो वो बलून जो है फ्लैटन हो गया, चपटा कर दिया। और फ्लैक्चुएट का मतलब आप जानते हो, उतार चढ़ाव जब आता है जीवन में तो कहते हैं जीवन बहुत फ्लैक्चुएट कर रहा है, नेटवर्क बहुत फ्लैक्चुएशन से गुजर रहा है। तो उतार चढ़ाव करना, फ्लैक्चुएट करना होता है, उतार चढ़ाव करना। तो ऑप्शन इसमें जो फ्लैग्ड है, रिपोर्ट ने चिन्हित किया है सीरियस फ्लॉज को, फ्लैग्ड वुड बी करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट वर्ड, द इकोनॉमी इज, इकोनॉमी का हो रही है साइन ऑफ रिकवरी, शोइंग ही, शोइंग ही सही वर्ड होगा। सीइंग, वाचिंग और वीविंग के बजाय शोइंग, इकोनॉमी शो कर रही है साइन ऑफ रिकवरी। इकोनॉमी से ये शो हो रहा है कि अब रिकवरी आ रही है, रिकवरी के चिन्ह हमको दिखाई पड़ रहे हैं। चलो 10 नंबर का उत्तर आप लोग दो। द लॉ सीक्स टू इनइक्वालिटी। अब इनइक्वालिटी को लॉ क्या करेगा, ऐड करेगा, अडॉप्ट करेगा, एडजस्ट करेगा या एड्रेस करेगा? जाहिर सी बात है ये एड्रेस करेगा, सामना करेगा, उसका हल निकालेगा। एड्रेस करना बने टू शॉर्ट समथिंग आउट, टू शॉर्ट आउट समथिंग, यानी एड्रेस ही यहां प्रॉपर वर्ड होगा यहां भरने के लिए। एड्रेस इनइक्वालिटी, असमानता को ल जो है सीख करता है। मूव द नीडल, नीडल को जब आप मूव करते हैं, तो जब नीडल को मूव करते हैं तो आप क्या करते हैं, बहुत ही गहरा प्रभाव डालते हैं, ठोस प्रभाव डालते हैं। मूव द नीडल का मतलब होता है टू मेक नोटिसेबल, यही पहला ए, टू मेक अ नोटिसेबल इम्पैक्ट। अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है बचना जिम्मेदारी से। डिले एक्शन, देरी करना, चेंज डायरेक्शन, दिशा बदलना। मेक अ नोटिसेबल इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभावशाली कदम उठाना, प्रभाव डालना, स्पष्ट रूप से प्रभाव डालना। तो मूव द निडल जब भी ईडीएम का यूज किया जाएगा तो वो ऐसी जगह पे किया जाएगा जिसका मतलब होगा बहुत ज्यादा प्रभाव डालना। कमेंट्स में आपके देख रहा हूं, नमस्ते सबकी मिल गई है मुझे, सबको नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और अब मैं चल रहा हूं अगले सेंटेंस की तरफ। हाँ, मैं सबके कमेंट देख रहा हूं। अगला है किक द कैन डाउन द रोड। तो जब कैन को किक कर दें आप, तो आप किसका मतलब है, आपके पास यहाँ पर बकेट रखी थी और बकेट को मारा तो उलट गई, तो मर गए, डेड हो गए। किक द बकेट ये अलग वर्ड है, किक द बकेट ये अलग है। किक द बकेट का मतलब होता है मर जाना, मरना। और किक द कैन डाउन, तो कैन को हम किक करते हैं डाउन होने के लिए, इसका मतलब है समस्या को हमने क्या कर दिया, पोस्टपोन कर दिया। सॉल्व करने के बजाय जो समस्या हमारे पास आई थी उसको हमने डीलिंग विद अ प्रॉब्लम, पोस्टपोन कर दिया हमने डीलिंग करने को प्रॉब्लम से। प्रॉब्लम को हम डील नहीं किए और उसको टालकर आगे बढ़ा दिए। तो हमने क्या किया, वी किक द कैन डाउन द रोड, मैंने कैन लुढ़काकर रोड पर कर दिया। इसका मतलब हमने समस्या को टाल दिया और अब नहीं करेंगे उसको हम। ब्लेंड द आर्क का मतलब क्या होता है, दीर्घकालिक दिशा बदलना, चेंज द लॉन्ग टर्म ट्रेंड, लॉन्ग टर्म ट्रेंड को हम चेंज करते हैं।
ब्लेंड द आर्क का मतलब क्या है? लंबे समय तक दीर्घकालीन दिशा को हमने बदल दिया है, यही इसका सही उत्तर होगा। ब्रेक रूल्स नहीं, अवॉइड प्रेशर नहीं, फॉलो ट्रेडिशन नहीं। ब्लेंड द आर्क का मतलब है चेंज लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स, दीर्घकालिक दिशा को बदल देना, यानी जो हम काम कर रहे थे और उसकी हमने ऐसी दिशा बदली कि वो लंबे समय तक असर करेगी। तो वी बेंड द आर्क। ऑन थिन आइस, जब कोई इडियम ऑन थिन आइस का यूज किया जाता है तो थिन आइस का मतलब होता है रिस्क लेना, एक रिस्की सिचुएशन में आ जाना। जब आप बर्फ पर चल रहे हो और जहां पर बर्फ की परत बहुत ही थिन हो जाए, इसका मतलब थिन का मतलब रिस्क हो गया। अब आपको संभाल के चलना चाहिए क्योंकि यू आर ऑन थिन आइस, आप रिस्क में हैं, खतरे में हैं। तो ये बहुत बेहतरीन है, इसको याद जरूर कर लीजिए। ड्रॉ अ रेड लाइन, लाल रेखा खींच देना। ड्रॉ अ रेड लाइन का मतलब होता है आपकी मैंने स्पष्ट सीमा तय कर दिया। सेट अ क्लियर लिमिट, वी सेट अ क्लियर लिमिट फॉर दैट। मैंने क्या कहा आपसे? मैंने कहा वी सेट अ क्लियर लिमिट, मैंने आपकी लाल रेखा यहां खींच दी है, इससे आगे आपको बढ़ने का नहीं है। ये सभी ऑप्शंस नहीं होंगे ऑप्शन में, आंसर में यही होगा ए वाला। The government plans to subsidize gradually, धीरे धीरे। ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे सब्साइज करना, और फेज आउट का मतलब होता है धीरे धीरे समाप्त कर देना। तो ग्रेजुअली ही धीरे धीरे होता है, और फेज आउट का मतलब होता है टू एंड समथिंग ग्रेजुअली, टू एंड स्लोली, किसी चीज को धीरे धीरे खत्म कर देना। तो फेज आउट ही सही फ्रेज है यहां यूज किए जाने के लिए। Phase out would be correct. Not this one, not this one, not this. Prices were sharply last quarter. तो ये रिचेट अप, रोल्ड आउट, रोल्ड ओवर, बैक्ड आउट या होल्ड ऑन, आप लोग भी उत्तर चाहे तो दे सकते हैं। वैसे ये रेचेटेड आउट होगा, तेजी से बढ़ने को हम रेचेटेड आउट कहते हैं। रेचेट आउट का मतलब है तेजी से, ग्रो फास्ट, ग्रो फास्ट। और शार्पली यूज किया गया है और उसी से आप अंदाजा लगा लीजिए रेचेट आउट। रेचेट आउट ये बहुत बेहतरीन वर्ड्स हैं, इनको आप अपने पास नोट जरूर कर लीजिएगा। रेचेट अप का मतलब है टू ग्रो फास्ट। प्राइसेस पर रेचेट अप शार्पली दिस क्वार्टर। 18 द स्कीम वाज ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स। 18 नंबर सेंटेंस का स्केल्ड बैक इसका उत्तर होना चाहिए। स्केल्ड बैक का मतलब होता है कम कर देना, किसी चीज को तराजू में बैक ले लेना, पीछे ले लेना, यानी कम करने को हम कहते हैं, कम करना। अगले वर्ड की तरफ बढ़े। टास्क के साथ आप क्या यूज करोगे? ब्रेक डाउन का यूज करोगे। टास्क एमिट्स राइजिंग टेंशन, टास्क ब्रोक डाउन। ब्रोक डाउन, ब्रेक डाउन का मतलब होता है असफल हो जाना, गेट अनसक्सेसफुल, टू बी अनसक्सेसफुल, बी अनसक्सेसफुल। टू बी अनसक्सेसफुल का मतलब होता है ब्रेक डाउन हो जाना, कोई चीज अनसक्सेसफुल सक्सेसफुल हो जाना। तो टास्क ब्रोक डाउन अमिड राइजिंग टेंशन। सभी सेंटेंसेस एडिटोरियल से लिए गए हैं आपके। द पैनल विल द इशू इन डिटेल। 20 नंबर सेंटेंस का लुक इनटू ही होना चाहिए उत्तर, क्योंकि इसी का मतलब होता है निरीक्षण करना, इन्वेस्टिगेट करना। लुक इनटू का मतलब होता है, आपको पहले भी मैं बता चुका हूं, द पैनल विल लुक इनटू द इशू इन डिटेल। डिटेल में पैनल लुक इनटू करेगा इशू और समझने की कोशिश करेगा कि कहां पर समस्या आई है। चूज करेक्ट प्रोपोजिशन। द कंट्री इज डिपेंड। अब डिपेंड के साथ आप जानते हो क्या यूज किया जाता है? हमेशा ऑन का यूज किया जाता है। जब डिपेंड के बाद पर्सन होता है, डिपेंड प्लस अपॉन प्लस पर्सन, और ऑन प्लस थिंग, यही हम यूज। ठीक है, तो ऑन का यूज किया जाता है। कंट्री इज डिपेंड ऑन इंपोर्ट्स,
इंपोर्ट्स पर डिपेंड करती है कंट्री। चूज करेक्ट प्रीपोजिशन। ही वॉज अक्यूज्ड, अक्यूज्ड के साथ हमेशा ऑफ का ही यूज किया जाता है, आप जानते हैं, और इसका मतलब होता है आरोप लगाना किसी पर, आरोप लगाना, आरोपित करना किसी। ये क्लियर हो गया, ये आसान भी था। 23 नंबर में चूज करेक्ट प्रीपोजिशन। द मूव वाज एम्ड, और जब भी आप एम करेंगे तो एट का ही यूज करेंगे। एम्ड एट रिफॉर्मिंग गवर्नेंस, एम के साथ, सरप्राइज के साथ, वंडर के साथ हमेशा एट का ही यूज किया जाता है। द वर्डिक्ट वॉज ग्रीटेड, ग्रीट के साथ हमेशा विद का यूज किया जाता है, हमेशा ध्यान रखना, ये सारे प्रीपोजिशंस आप अपने पास नोट कर लेना। ग्रीटेड विद का ही यूज किया जाएगा। एक्सेस के साथ हमेशा टू का यूज किया जाता है, आपको पता है ये। शी हैज नो एक्सेस टू क्लासिफाइड डेटा, क्लासिफाइड डेटा के साथ ही तक, ये तक का है, तक कोई पहुंच नहीं थी उसकी, तो टू इज द करेक्ट वन, फर्स्ट ऑप्शन ऑफ द सेंटेंस। इंप्रूवमेंट में आ जाइए और सेंटेंस नंबर 26 को देखिए जरा, क्या उत्तर होना चाहिए। ही इज वन ऑफ द लीडर्स हु, अब यहां लीडर्स के लिए ही वर्ब का यूज किया जाएगा, आप मालूम है यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा क्योंकि ये प्लूरल है, ये प्लूरल है, इसलिए सपोर्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। ही इज वन ऑफ द लीडर्स हु सपोर्ट द प्रपोजल, प्रपोजल को जिसने सपोर्ट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट अगेन, हार्डली हैड द स्पीच एंडेड, व्हेन का यूज किया जाता है हार्डली के साथ, आप जानते हो हार्डली के साथ व्हेन या बिफोर का यूज किया जाता है, बिफोर लगाओ चाहे व्हेन लगाओ दोनों एक ही बात है। दैन का यूज नो सूनर के साथ होता है, यू नो दैट। द कमिटी, अब कमिटी डिसाइड कर चुकी है, इसका मतलब कमिटी सिंगुलरली यूज की जाएगी और ये कलेक्टिवली यहां पर सेंस लिया जा रहा है कलेक्शन के साथ, यानी एक साथ कमिटी ने पूरा डिसाइड कर लिया, तो हैज का ही यूज समिति के लिए किया जाएगा। यहां पर डिवाइड होता तो हम इसको प्लूरल बना देते। दिस इज, अब ओनली ऑप्शन अवेलेबल, मोस्ट ओनली, मोर ओनली, ये कभी भी यूज नहीं किए जाते, हमेशा ओनली का यूज किया जाता है, ओनली के पहले मोर और मोस्ट कभी भी यूज नहीं किए जाते। सेंटेंस नंबर 30, बहुत बेहतरीन सेट, ये डेली आपको 8 बजे शाम को मिलेगा, 8 PM। 9 बजे आपको एक इंग्लिश का कॉन्सेप्ट मिलेगा, सिंगल कॉन्सेप्ट, 8 से 10 मिनट का सिंगल कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको, और 6 बजे आपको ग्रामर की क्लास मिलेगी। अभी ग्रामर ही चलेगी, ग्रामर जब कंप्लीट कर लेंगे थोड़ा सा तब हम वोकैबुलरी भी शुरू करेंगे, बल्कि ये वोकैबुलरी आपकी चलती रहेगी लगातार 8 बजे। तो शाम को 6 बजे क्लास होगी, 8 बजे क्लास होगी, और इसके बाद 9 बजे एक कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, तो 3 क्लासेस अभी होंगी। तो सीनियर के साथ हमेशा हम टू का ही यूज करते हैं, और टू के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यानी मी लगता है, आई नहीं लगता है। दैन होता अगर यहां पर तो तुरंत हम आई लगा देते, मी नहीं लगाते। ये सब आपको पढ़ाया हुआ है, बताया हुआ है। सेंटेंस नंबर 31 क्या कहता है? हाँ ठीक है। द रिपोर्ट वॉज क्रिटिकल ऑफ द पॉलिसी, हाईली का यूज यहां पर किया जाना चाहिए, रिपोर्ट वॉज हाईली क्रिटिकल, एडवर्ब का यूज यहां पर किया जाएगा, हाईली क्रिटिकल, क्रिटिकल एडजेक्टिव और ये एडवर्ब इसके लिए, तो हाईली क्रिटिकल का यूज किया जाएगा ऑफ द पॉलिसी, ठीक है ना। क्रिटिकल एक एडजेक्टिव है और इसीलिए हाईली एडवर्ब का यूज यहां किया जाएगा, हाई क्रिटिकल का यूज नहीं होगा। द रिमार्क्स वर टेकन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होता है, हमेशा ध्यान रखें, कॉन्टेक्स्ट का मतलब संदर्भ होता है, कंटेस्ट मतलब लड़ना, आपस में भिड़ना होता है, कंटेस्ट करना, प्रतियोगिता करना, और कंटेंट आप जानते हो क्या होता है, कंटेंट और कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट तो मैं पढ़ाता ही हूं, ठीक है ना, और कॉन्टेक्स्ट का मतलब संदर्भ होता है, और यही यहां पर सही होगा, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ से बाहर। द इकोनॉमी रिमेन्स, रिमेन्स करती है, रिमेन कर रही है, तो रिमेन टू सॉक्स है तो वल्नरेबल ही होना चाहिए, वल्नरेबल का मतलब होता है कमजोर, वीक। द इकोनॉमी रिमेन्स वीक टू स्टॉक शॉक्स, वल्नरेबल का ही यूज हम करेंगे यहां पर, और वेलाटाइल, फ्रजाइल, इनमें से कोई भी उत्तर सही नहीं होगा।
है ना, असुरक्षित है, ये संवेदनशील है, ये वीक है, डेलिकेट है, और इसीलिए इसका यूज करें। द रिफॉर्म्स वर 34 सेंटेंस नंबर का, रिफॉर्म्स को वाइडली वेलकम किया गया। वाइडली का मतलब पूरी तरह से सब जानते हैं इसको, व्यापक रूप से, व्यापक रूप से, व्यापक रूप। चूज द करेक्ट वर्ड। द डिसीजन लैक्स क्लैरिटी, क्लैरिटी को लैक करता है डिसीजन, और ये प्रोसीजरल कार्य है। प्रोसीजरल क्लैरिटी को, प्रक्रिया संबंधी, ये एडजेक्टिव का यूज यहां पर किया जाएगा, प्रक्रिया से संबंधित, संबंध। ठीक है, तो प्रोसीजरल वर्ड सही यहां पर यूज किया जाएगा। कैपेबल के साथ हमेशा ऑफ का ही यूज किया जाता है, कैपेबल ऑफ समथिंग, हैंडलिंग प्रेशर, ये आसान था, कोई दिक्कत नहीं है। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट हमेशा फॉर होता है, सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क, हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, विकल्प कोई नहीं है। अगला सेंटेंस है 38 नंबर, ही इंसिस्टेड ऑन का ही यूज किया जाता है, हमेशा इंसिस्ट के साथ ऑन का ही यूज किया जाता है। इंसिस्ट ऑन is equal to, on is equal to emphasize, करना। 39 नंबर, द प्रपोजल वॉज अप्रूव्ड, अप्रूव किया गया प्रपोजल को बाई अनएनिमिटी, बाई का यूज किया जाए। द प्रपोजल वॉज अप्रूव्ड बाई यूनानिमिटी, सर्वसम्मत से, अनएनिमिटी बोल रहा था मैं, यूनानिमिटी का मतलब होता है सर्वसम्मत से। बाई यूनानिमिटी या यूनानिमसली, यूनानिमसली भी कह सकते हैं हम। सी वॉज प्रोहिबिटेड, अब प्रोहिबिट के साथ हमेशा फ्रॉम का यूज किया जाता है, किसी चीज को जब आप रोकते हैं तो रोकने के साथ आपको निषिद्ध करना इसका मतलब होता है, और ये हमेशा फ्रॉम का ही यूज करें। कैसी लगी आपको क्लास, ये वोकैबुलरी की क्वालिटी कैसी लगी, और किस तरह से आपको ये पसंद आ रही है कि नहीं, जरूर एक छोटा सा कमेंट करें नीचे, ताकि ये क्लासेस में आगे बढ़ाता रहूं। और ये डेली आपको 8 बजे 6 PM लाइव क्लास रहेगी ग्रामर की, जो पोजीशन चल रहा है, दूसरी क्लास आज होगी। और 8 बजे ये कॉन्सेप्ट आपको वोकैबुलरी और प्लस ग्रामर के और फिलिंग द ब्लैंक्स और इडियम फ्रेजेस के मिलेंगे, जो द हिंदू एडिटोरियल पर बेस्ड रहेंगे। 9 बजे आपको सिंगल कॉन्सेप्ट डेली मिलेगा। फिलहाल ये 3 क्लासेस आपको डेली मिलेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर, थैंक यू। लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास को लाइक करके, और एक छोटा सा कमेंट भी जरूर करिए, ताकि मुझे पता चले कि आप क्लासेस के बारे में कैसा महसूस करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर, थैंक यू।